हेलो एवरीवन। तो हम आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू डाइपोल, और हमने डिस्कस किया था कि भाई ये एक डाइपोल है, इसको ऐसे शो करते हैं, और दो पोजीशन में हमने इलेक्ट्रिक आपको निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस लाइन में किसी पॉइंट पे लेते हैं तो उसको हम इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे अगर हम किसी पॉइंट पे डाइपोल निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट था और ये इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर है, ये पॉइंट ये इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उसको हम ई एक्सियल कहेंगे। ठीक है, अगर मैंने ई एक्सियल, तो ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो होता था 2kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, देखो अब p का मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो उसको मैं कई बार ऐसे भी लिख लूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। जब मैंने सिर्फ इतना लिख लिया तो यानी मैं एक इसकी स्केलर वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कभी वेक्टर के अगर बिना वेक्टर लगाए और फिर मॉड नहीं लगाए तो यानी उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2kp अपॉन r क्यूब होता है। और डायरेक्शन क्या होती है, जो आपके डाइपोल की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमने बोला था एक ये वाली लाइन भी होती है, ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस दूर है, सेम r डिस्टेंस दूर, ये डिस्टेंस भी r है। तो अगर मैं पूछूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, kp अपॉन r क्यूब। और मैंने वही चीज़ इसको मैं kp अपॉन r क्यूब भी बोल दूँगा। ठीक है, जो मैंने आपको स्पेशल केस बताया वो स्पेशल नहीं है, यही यूज़ करेंगे। अच्छा, डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन इसकी जो होगी, अगर मैं ये डाइपोल की डायरेक्शन तो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आएगी अपने पास। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका इक्वेटोरियल होगा, ये इक्वेटोरियल की डायरेक्शन और ये ई एक्सियल की डायरेक्शन। ठीक है, ई एक्सियल। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब एक थर्ड केस है किसी भी जनरल पॉइंट में निकालने के लिए। ठीक है, जनरली वो बोर्ड्स पे आज तक तो आया नहीं है, बट आपको फिर भी वो पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला और वो डिराइव कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो थर्ड केस, दो केस कर लेते हैं, तीसरे केस पे आ जाते हैं हम। चलिए, तो थर्ड केस लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। थर्ड केस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट जनरल पॉइंट। अब वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्सियल में भाई कोई चार्ज होता है। अगर एक नॉर्मल पॉइंट चार्ज है तो मेरे से सिर्फ क्या ऐसे बोलेगा कि भाई इसी पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी लाइन में निकालनी है, इसी लाइन में निकालना। यहाँ पे भी पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ कहीं पे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास अगर डाइपोल पड़ा है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमेशा कि आपको भाई इन या तो एक्सियल पॉइंट पे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो या इक्वेटोरियल फील्ड पे निकालनी हो। तो हमने फिर अभी क्यों निकाला, जब हमको एक कॉमन फॉर्मूला सबके लिए जनरल फॉर्मूला आने वाला है, तो हमने अभी एक्सियल और इक्वेटोरियल क्यों निकाला, क्योंकि जो अब वाला जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें एक्सियल का भी रोल आएगा और इक्वेटोरियल का भी रोल आएगा। अगर आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पता होगा तो ही आप नेक्स्ट वाला ये वाला सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो इसमें तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डाइपोल बना दिया। ठीक है, ये देखिए, ये एक डाइपोल बना दिया मैंने। अब ये थोड़ा बोर्ड जो अभी तक रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उससे थोड़ा छोटा है, तो डायग्राम थोड़े छोटे रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, और एक पॉइंट इसके सेंटर से, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमको निकालना है, और ये पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस दूर है, वो r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये डिस्टेंस r होगी। अब सिर्फ r डिस्टेंस बताने से काम नहीं चलेगा। देखो, एक्सियल और इक्वेटोरियल में r बता देते तो काम चल जाता था, क्योंकि पहले से ही हमने फिक्स कर रखा है वो ये लाइन है और एक परपेंडिकुलर लाइन है। बट r डिस्टेंस तो ये पॉइंट भी हो सकता है, मान लो ये भी तो पॉइंट इससे वही डिस्टेंस हो सकता है। जैसे मैंने बोला 2 मीटर दूर, तो 2 मीटर दूर ये पॉइंट है, तो ये भी तो 2 मीटर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है 2 मीटर। वो तो एक पूरा एक सर्कल बनेगा इस पॉइंट से 2 मीटर दूर वाले। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बताने से काम नहीं चलेगा, आपको एक एंगल भी बताना होगा कि वो डाइपोल से एंगल कितना बता रहा है। अगर मैं बता दूंगा 2 मीटर दूर और 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो यही पॉइंट होगा। 2 मीटर दूर और 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो यहाँ कहीं होगा। 2 मीटर दूर और 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो यहाँ होगा। 2 मीटर दूर और 120 डिग्री यहाँ कहीं होगा। 3 मीटर दूर और 30 डिग्री तो यहाँ कहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी पॉइंट की अगर मुझे पोजीशन बतानी है
उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि एक तो उसकी डिस्टेंस और एंगल भी बताना पड़ेगा। तो मुझे अब ये मेरे को दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आर और थीटा दो चीज़ दे रखी है, और अब मुझे निकालना है भाई कितना डाइपोल, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं, हम इस डाइपोल के दो कंपोनेंट्स तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट्स तोड़ देंगे, एक इस आर की तरफ, ये जो आर है ना इसी लाइन पे के क्रॉस, और एक उसके परपेंडिकुलर। कंपोनेंट्स तोड़ने आते हैं ना, तो एक मैंने इस पी का एक कंपोनेंट तो ये तोड़ दिया, एक कंपोनेंट तो ये आ गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट इससे थीटा एंगल बना रखा है, ये पी कॉस थीटा होगा क्या, पी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, इधर ही बनेगा ना, इधर थोड़े ऊपर की तरफ बनेगा भाई, ये इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आएगा, तो यही कंपोनेंट होंगे ना इन दो से, और इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, इस वाले कंपोनेंट का नाम क्या होगा, पी साइन थीटा। समझ में आ रहा है नहीं, मतलब अब ये डाइपोल नहीं रहेगी, अब दो डाइपोल है हमारे पास, एक ये डाइपोल और ये डाइपोल, इन दो डाइपोल से ये डाइपोल बना है। ठीक है, तो इस डाइपोल को तोड़ के हमने ये दो डाइपोल बना दिए, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट पी कॉस थीटा के एक्सियल लाइन में नहीं है, भाई पी कॉस थीटा एक डाइपोल है, ठीक है, और ये पॉइंट उसके एक्सियल में नहीं पड़ रहा, भाई ये इस पी कॉस थीटा की एक्सियल डिस्टेंस, ये एक्सियल ही तो है, तो इसका एक्सियल में, तो याद रखें कि जिस पी पॉइंट पे आपको निकालना है, मान लो ये पी पॉइंट है और आपको यहाँ पे डाइपोल निकालना है, तो ये वाला जो डाइपोल है इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। क्यों, हमने पढ़ा है जब भी कोई डाइपोल, हमने पढ़ा ना, अगर कोई डाइपोल है, अब ये डाइपोल पी कॉस थीटा है और ये पी पॉइंट उसके यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, एक्सियल पे, और हमको पता है अगर कोई पॉइंट एक्सियल पे होता है तो उसी डायरेक्शन में बनता है, तो ये डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हमने बोल दिया ई एक्सियल। क्या नाम दे दिया मैंने, ई एक्सियल, और इस डायरेक्शन में होगा। और बताओ इस ई एक्सियल की वैल्यू कितनी होगी, इस ई एक्सियल की वैल्यू होगी 2k p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। मैग्नीट्यूड की बात करो, देखो अब मैंने p पे वेक्टर नहीं बनाया, कंफ्यूज मत होना है, स्केलर वैल्यू की बात करो। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे डाइपोल है p cos थीटा, उस p cos थीटा की वजह से डाइपोल, उसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 2kp अपॉन आर क्यूब, और p क्या है यहाँ पे, p नहीं है यहाँ पे, p cos थीटा p है, तो p की जगह मैंने क्या डाल दिया, p cos थीटा। डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इस p cos थीटा की वजह से इसी डायरेक्शन पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके एक्सियल में पड़ रहा है। अब इसकी वजह से तो पता चल गया इस पॉइंट पे कहाँ बनेगा, इस पॉइंट की वजह से देखते हैं, क्या ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं है, इस डाइपोल के ये इक्वेटोरियल नहीं है 90 डिग्री पे। अब इक्वेटोरियल में तो बताओ, ये मैंने एक डाइपोल बनाया हुआ है और ये कोई पॉइंट है इक्वेटोरियल में, यहाँ पे r डिस्टेंस दूर, ठीक है, और इसका नाम है p साइन थीटा। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, क्या ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, और वो उसको ई इक्वेटोरियल बोलते हैं, और उस ई इक्वेटोरियल की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होता है, के पी। अब पी की जगह क्या लिखूंगा, साइन थीटा लिखूंगा ना, क्योंकि ये पी नहीं है, पी साइन थीटा है, के पी अपॉन आर क्यूब। समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया, तो यही करना है आपको। नेक्स्ट आपने इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इधर की तरफ, ठीक है, एकदम इसके 90 डिग्री पे, इधर बनेगी, इधर नहीं बनेगी, उसी डायरेक्शन में नहीं बनेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, और हमने इसको क्या बोल दिया, पी ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल। तो हमारे पास दो आ गए, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, दो आ गए। ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के पी कॉस थीटा या साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब देखो नेट क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ, तो नेट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ कहीं होगा, और ये है ई नेट, फाइनल जो बनेगा, ये निकालना था हमको। ये जरूर नहीं है एकदम परपेंडिकुलर बने, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट होगा वो। तो जो फाइनल ई नेट है, आपको पता है दो वेक्टर, अगर ए वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है, दोनों 90 डिग्री में है, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना सिर्फ, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री डालेंगे तो शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ पे भी जो दो वेक्टर्स हैं ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल दोनों 90 डिग्री में, हाँ है 90 डिग्री में। तो बताओ ई इक्वलेंट या ई फाइनल, ई रिजल्टेंट जो भी बोले आप, ई
इक्वलेंट नहीं लिख रहा क्योंकि ई इक्वेटोरियल जैसा हो जाएगा, ई फाइनल लिख देता हूँ। ई फाइनल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ई एक्सियल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलिए अब आप एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, आप इसको सॉल्व करो, देखते हैं आप कितना कर पाते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी इतना उतार लिया ना आप लोगों ने, आगे भी सॉल्व कर दिया होगा, देखते हैं क्या किया। अब देखो, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे ई जो नेट हो जाएगा, या नेट लिख लेना था मैंने, ई नेट जो हो गया, ई फाइनल या ई नेट हो गया, वो क्या हो गया, अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ई एक्सियल क्या है, ई एक्सियल है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर किया होगा आपने। और ई इक्वेटोरियल क्या है, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ई नेट कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए इसका स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब, आर की पावर 6 प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6। अब बताओ इसमें से क्या क्या कॉमन है। मुझे के स्क्वायर पी स्क्वायर और आर की पावर 6 कॉमन दिख रहा है, तो मैं बाहर ले लूँ। अच्छा, जब ये बाहर रहेगा, रूट से बाहर निकलेगा, तो उनका अंडर रूट हो जाएगा। के स्क्वायर बाहर निकल के क्या बन जाएगा, के, और पी स्क्वायर बाहर निकल के पी, और आर की पावर 6 बाहर निकल के आर क्यूब। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसमें क्या कर दिया, एक काम किया। ठीक है, एक cos स्क्वायर थीटा यहाँ रखा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखा, और बचे 3 cos स्क्वायर थीटा को अलग रख दिया। 4 cos स्क्वायर थीटा ना, उसमें से एक cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक को इस साइन के साथ रख दिया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो फाइनली हमारे पास आंसर आने वाला है। तो ई नेट का जो वैल्यू होगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आपको याद रखना है ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और यही फॉर्मूला आपके पास, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझें इसको। एक इधर थोड़ा सा सही कर देना, ये स्क्वायर लगा देना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने अब उतार लिया होगा। तो फाइनली हमको ये समझ में आया कि जब भी कोई डाइपोल रखा होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। तो हम ध्यान रखें, मैं वापस से एक फाइनल टच दे रहा हूँ यहाँ पे। ये एक डाइपोल रखा है अगर P, और इससे अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस दूर बोलूँ तो इस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे ई एक्सियल कितना होगा, तो ध्यान रखें वो इस डायरेक्शन में होगा, और ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और अगर मैं पॉइंट को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये भी यहाँ से r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और उसका नाम होगा ई इक्वेटोरियल। ठीक है, और ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड होगा kp अपॉन आर क्यूब, यानी एक्सियल पे ज़्यादा होता है, डिस्टेंस पे डबल होता है एक्सियल पे इक्वेटोरियल से। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम साइड में कि ई एक्सियल, ठीक है, ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे, सेम आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाता है। अगर ये भी आर डिस्टेंस 5 मीटर दूर और ये भी 5 मीटर दूर, तो 5 मीटर एक्सियल का डबल होगा, इक्वेटोरियल का आधा होगा। ठीक है, चलो ये भी। और अगर मान लो कोई पॉइंट, मैंने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया यहाँ से आर डिस्टेंस दूर, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में भी होगा, डायरेक्शन अभी हमको पता नहीं, वो दोनों के रिजल्टेंट पे फ़र्क पड़ेगा। मैंने ऐसे ही बना दिया, तो यहाँ पे जो होगा ई नेट बोल देते हैं उसको,
उस ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के पी अपॉन आर क्यूब। देखो ये वाली के पी अपॉन आर क्यूब जो ये लिखा था यही लिखो, और अंडर रूट में लिख लो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, टफ नहीं है ज़्यादा। के पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आता है हमको, देखो ये वाला फॉर्मूला अकेला ही काफ़ी है इन दोनों को निकालने के लिए भी। ठीक है, मैं इसी फॉर्मूले से ये दोनों भी निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री किसके लिए, एक्सियल के लिए, तो बताओ एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 डालो, ई नेट कितना आ जाएगा भाई, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है 1। ठीक है, तो कॉस 0 1 हो गया, तो कॉस 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, तो 3 + 1 हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है 4, और रूट 4 कितना होता है 2, तो क्या 2 के पी अपॉन आर क्यूब ही आंसर आ गया क्या हमारे पास, यानी अपने आप ही इसी फॉर्मूले से हमारे पास ई एक्सियल भी आ गया। ठीक है, और ई इक्वेटोरियल भी आ जाएगा एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डाल देता हूँ। चलो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, तो कॉस 90 0 है, तो ई नेट कितना आ जाएगा, तो के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 0, 3 × 0 कितना हो जाएगा 0, यानी 1 रूट 1 कितना हो गया, के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों आपको ऐसे ही दिख जाएंगे इससे, तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लें कि भाई आपको ध्यान रखना ये तीनों चीज़ें इस टाइप से, और ये स्पेशल केसेस से ये फॉर्मूले भी हमारे डिराइव हो जाते हैं। साथ में ये थीटा जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि आर नहीं साथ में थीटा, क्योंकि फॉर्मूले में भी थीटा आर, और ये एरो किस डायरेक्शन में होगा, ये कहीं पे भी इन दोनों के बीच में होगा। मैं एग्जैक्टली नहीं, ऐसा मत बना देना कि ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर, तो ये मैग्नीट्यूड डबल होता है, और किसी जनरल पॉइंट का फॉर्मूला ये हो गया। तो ये हमारा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है वो निकाला हमने। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि डायरेक्शंस क्या रहती हैं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं ड्यू टू डाइपोल। ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से, लाइन चार्जेस की वजह से, शीट की वजह से करवाई थी। तो याद रखें मैंने ये बताया था, अगर एक +Q और -Q रखा हुआ है चार्ज, तो ऐसी कुछ लाइंस बनी थी ऐसी, ये डाइपोल ही तो है। ठीक है, तो ऐसी लाइंस बनेंगी। तो अगर इसी के नीचे हेडिंग डाल के लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, और वो कैसे बनेगी, सॉरी इसमें अंदर की तरफ, और यहां से निकल रही हैं। अब देखो एक चीज देखने के लिए, यहां पे क्या देखने वाली बात है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट इक्वेटोरियल है। ठीक है, अच्छा अब डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, ये एक डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन ये है ना, और ये पॉइंट इक्वेटोरियल है। क्या इसकी डायरेक्शन डाइपोल की तरफ ही है क्या, दिख रहा है ना लाइंस बनाने से यही दिख रहा है। अच्छा ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्सियल, ये एक्सियल था, सॉरी उल्टा बोल दिया शायद ना, ये एक्सियल था, और ये पॉइंट कैसा इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है। डाइपोल की डायरेक्शन ये देखो, इधर डायरेक्शन क्या है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल के अपोजिट है क्या, है ना। जैसे ये पॉइंट दिया डाइपोल की डायरेक्शन में, ये इधर भी डायरेक्शन, ये पॉइंट दिया डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टेंजेंट बनाता ना अपन। तो ये जो है सिंपल हमारी हर चीज़ को बता रहा है। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इस तरीके से बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस टाइप की आएंगी, आपको याद रखनी है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, मैं आपको बताया था कि इनिशियली जब मैं आपको ये बता रहा था कि डाइपोल मोमेंट की बात की थी, 2QL की बात की थी, तो मैंने आपको बोला था यार डाइपोल मोमेंट तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने आपको ये बोला था कि
इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम। जब भी हमको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसके अंदर कोई डाइपोल रखे, तो मैंने बोलता कि उस पर ना वो घूम जाता है, उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो हमको अब जो है टॉर्क निकालना कि कितना टॉर्क लगता है, ठीक है। और कितना टॉर्क लगता है पहले तो मैं लिख देता हूँ, आपको उतारना नहीं है। टॉर्क लगता है P क्रॉस E। कितना लगता है, P डाइपोल मोमेंट क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना वेक्टर में, यानी अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ टाउ का तो वो क्या हो जाएगा, P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। इससे आप टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इतना टॉर्क जनरेट होता है। तो अब ये डिराइव करते हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ अभी समझा है, अब ये निकालेंगे हम, ठीक है। तो हेडिंग डाल दें, टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल। तो हेडिंग डाल दें, टॉर्क ड्यू टू अ, अच्छा डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि आगे जाके मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम नॉर्मली मैं डाइपोल डाइपोल पढ़ रहा हूँ, बट अभी तक हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बोर्ड को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई मैंने एक्सटर्नल, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म बना दी। नॉन यूनिफॉर्म भी बनाता तो भी घूमता तो तब भी, बट उसका तब मोशन सर्कुलर नहीं होता, रोटेशनल मोशन, मतलब वो क्या करता। अभी क्या करूँगा, ये मान लो अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वो जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ये अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मैंने ये एक डाइपोल रख दिया, यहाँ पे P एक ये डाइपोल रख दिया, और ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, E की डायरेक्शन ये और P की डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। अगर मैंने ये डाइपोल बना दिया, इसका मतलब एरो से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ कौन सा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या कौन सा चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज। स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ और अभी फिर ध्यान रखना है, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और कितना फोर्स लगता है, QE, याद रखना है, QE किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पे क्या कुछ फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि QE होगा, Q इंटू E। अच्छा यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज रखा है, क्या नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, तो आंसर है हाँ लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे, ठीक है। कितना फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका भी QE ही मैग्नीट्यूड होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक QE इधर लग रहा है, एक QE इधर लग रहा है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कपल ऑफ फोर्सेस, इसीलिए घूमता है। कपल ऑफ फोर्सेस मतलब आप मान लो एक ये पेन रखा है, एक बंदा इसको यहाँ से खींचने की कोशिश में यहाँ धक्का लगा रहा है, और एक बंदा यहाँ खींच रहा है, तो क्या होगा, ये घूम नहीं जाएगा। एक यहाँ खींचेगा और एक यहाँ खींचेगा, तो क्या होगा, ये घूम जाएगी ना कोई चीज़। अगर मैंने ऐसे रखी हुई है, कोई इसको उधर पुश कर रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, ये यूँ सीधा हो जाएगा, ठीक है, घूम जाएगा। सीधा हो गया, क्यों हो गया, घूम गया ना, घूमने की वजह से। तो ये टॉर्क लग रहा है इस पर। तो ये 2 कपल ऑफ फोर्सेज हैं, और ये 2 कपल, ये फोर्स और ये फोर्स, 2 कपल ऑफ फोर्सेज क्या क्रिएट कर रहे हैं, टॉर्क, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं लिख लूँ, हियर द 2 forces form couple of forces cause torque on the dipole। और क्या क्रिएट करेंगे, ये डाइपोल में टॉर्क क्रिएट करेंगे। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से यहाँ देखें। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जो भी 2 कपल ऑफ फोर्सेस लगे हुए हैं वो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, हमेशा हमने बोला कितनी होती है, 2L, क्या 2L बोलते हैं। और ये एंगल कितना है, ये थीटा है, ये थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा ना। थीटा क्या है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा है। अब ये 2L है, ये थीटा है, तो क्या ये वाली लेंथ, ये लेंथ 2L साइन थीटा होगी क्या, ऑब्वियसली 2L साइन थीटा होगी। पाइथागोरस थ्योरम, भाई हाइपोटेनस आपको पता है 2L है, ये नहीं पता, इसको x मान लिया और ये थीटा लिखा हुआ है,
तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा x अपॉन 2l। तो x कितना हो गया 2l साइन थीटा। ठीक है, तो आपको हर बच्चे को पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें अब इतना एक्सप्लेन नहीं करनी है। तो ये 2l साइन थीटा होगा। और टॉर्क क्या होता है, जो भी कपल ऑफ फोर्स है वो इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच की। यानी अगर मैं टॉर्क लिखूँ यहाँ पे, टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा जो फोर्स लग रहा है कपल ऑफ फोर्सेस का फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। चलो बताओ फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है क्यू ई, दोनों पे कितना, इस पे भी क्यू ई और इस पे भी क्यू ई, फोर्स तो लग रहा है क्यू ई। और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की 2l साइन थीटा, अभी निकाला मैंने डायग्राम में। ठीक है, 2l साइन थीटा डिस्टेंस हो गई और ये हो गया। तो यानी टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क टाउ कितना हो गया, टाउ का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो क्यू ई इंटू 2 इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब मेरे को बताओ क्यू इंटू 2 इंटू एल ये क्या होता है, ये तो पी होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो टाउ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा पी ई साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, देखो अभी मैंने ऐसे लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे भी लिखे तो एक ही बात है। कई बार शॉर्टकट में हम ये पूरा का पूरा इतना नहीं बनाते हैं, इतना लिख दिया और ये लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हमको बताया यार ये तो वेक्टर प्रोडक्ट पे आता है, तो टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P क्रॉस ई। क्यों P क्रॉस ई, कैसे पी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा P क्रॉस ई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया है। तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P क्रॉस ई या P ई साइन थीटा डिराइव कर लेंगे। तो ये कर लिया होगा, तो कितना आ गया हमारे पास P क्रॉस ई। ठीक है, या P ई साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखे P ई साइन थीटा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की। ठीक है, तो याद है ना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, P किस डायरेक्शन में, P क्या रहता है P से E की तरफ, अंदर की तरफ होगा इस केस में। ठीक है, P क्रॉस E ये डायरेक्शन देखना है। वैसे डायरेक्शन पूछेगा नहीं आपसे, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है टॉर्क, तो P क्रॉस E। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में होता है। चलो अब ये कर लिया। अब इसमें स्पेशल केस देख लें हम कि टॉर्क कब मैक्सिमम है कब जीरो है। ठीक है, तो देखिए केस देख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं टॉर्क मैक्सिमम कब है। ठीक है, केस 1 मैंने डाल दिया, इसमें लिख दिया मैक्सिमम टॉर्क। और मैक्सिमम टॉर्क जो केस 1 की बात कर रहा हूँ, तो याद रखें कि केस 1 में मैक्सिमम टॉर्क कब होता है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ कंडीशन, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री और 270 डिग्री। जब 90 डिग्री या 270 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा या तो ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, या तो आपका डाइपोल ऐसा है, ऐसा रखा हुआ है। अभी कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, या फिर ऐसा रखा है, एक्चुअली में ये भी 90 डिग्री ही है, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना हो गया 270 डिग्री। ठीक है, तो जब या तो दोनों ऐसा हो तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। और कितना टॉर्क होगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा पी ई साइन 90 कितना होता है 1, तो P इंटू ई। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब इसको ऐसे भी देखो, अब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर यूं भी लिखा होगा तो एक ही बात है। अब मैं इसका शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, तो ये ना सोचें कि हाँ ऐसे लिखना ही ज़रूरी है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। जब मैंने वेक्टर नहीं लगाया तब मैं मोड लगाने की मेरे को ज़रूरत थी। ठीक है, P इंटू ई। क्लियर, अच्छा उतार लिया। चलो सेकंड, अब टॉर्क जीरो कब होता है। ठीक है, और जब टॉर्क जीरो होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, टॉर्क जीरो होना यानी कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। टॉर्क या फोर्स जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन में फोर्स जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर इक्विलिब्रियम या लीनियर इक्विलिब्रियम, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में कब बोलते हैं किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में, ठीक है, जब वो क्या होता है, जब उसमें टॉर्क जीरो होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी। तो सेकंड केस सेकंड क्या है, जब टॉर्क कितना है, टॉर्क जीरो है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम केस भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। इन दो कंडीशन में बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होगी। और मैं अभी बता रहा हूँ हालांकि क्यों, देखिए यहाँ पे, तो यानी जब ऐसे रख देंगे, ठीक है, इसको, तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, 0। और समझ में भी आता है, देखो इस पे फोर्स लग रहा हो क्यू इधर की तरफ और इधर प्लस चार्ज पे लग रहा हो क्यू। मैं एक चीज को इधर खींचूं और इधर खींचूं, दोनों इक्वल फोर्सेस है, ये घूमेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। तब घूम गया था, और सबसे ज्यादा कब घूमेगा, ऐसे रखा हुआ है, इधर तो इधर धक्का लगा रहा हूँ और इधर धक्का लगा रहा हूँ, तो ऐसे करूंगा तो घूम जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सेम कंडीशन ये भी है कि आपने इसको ऐसे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी टॉर्क कितना होगा, 0 का। बट ध्यान रखिए ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेबल अनस्टेबल मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था आपको। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको मान लो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इधर ध्यान दें, इसको मैं थोड़ा सा मूव करा देता हूँ यूँ, तो इस पर टॉर्क लगेगा, बट टॉर्क लग के अपनी पोजीशन पे आएगा। इधर करूँगा तो भी इधर आएगा, इधर करूँगा तो भी इधर, इधर करूँगा तो भी इधर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, जैसा रखा है ना वैसे। ऐसे में तो ऐसे ही रहेगा, बट इसको थोड़ा ऊपर किया तो भी यूँ आ जाएगा, यूँ नीचे किया तो भी यूँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन होती है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी, ठीक है, वो क्या होती है, मिनिमम। याद रखें, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, हालांकि ये भी डिराइव करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कर ले, मतलब नेक्स्ट जब चैप्टर में आएगा, नहीं तो अभी भी बता दूंगा मैं। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है इस कंडीशन में, और बता भी देता हूँ कितनी होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखो -PE। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा आगे जाके मैं बताऊंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इधर ही लिख लेते हैं अभी, हालांकि डिराइव करेंगे बाद में। तो होता है P.E, ठीक है। तो P.E आपका फॉर्मूला आएगा -P.E, कितना होगा, -P.E। डॉट याद है क्या होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा -PE cos थीटा। अब बताओ इस कंडीशन में थीटा कितना है, 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, तो -PE, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए -P हो गया। P.E फॉर्मूला होता है -P.E, और ये मिनिमम है। इस वाले इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, ये अभी यहाँ रखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा यूं मूव कराया तो ये वापस इधर नहीं आएगा, ये घूम के ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसा रखा हुआ है, यूं हिलाया तो मेरे को लगा कि यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ये यूं रखा हुआ है, नीचे की तरफ किया, नीचे करके ये वापस ऊपर नहीं आएगा, ये इधर चला जाएगा। समझ में, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल पे नहीं जाएगा वापस से। भाई ऐसा बनने की कोशिश करेगा, ऐसा रखने की कोशिश करेगा। यहाँ तो ऐसा है ही, तो यूं रखेगा तो भी यूं ही आएगा, यूं रखेगा तो भी यूं आएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा रखा है तो यूं करोगे तो ये स्टेबल की तरफ जाएगा, और यूं नीचे करा तो भी स्टेबल। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, बस जब तक आप इसको थोड़ा सा भी हिलाओगे नहीं तो ये अपनी जगह पर रहेगा। जैसे आपने इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया, भाई ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चल जाएगा। क्यों है स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैं वापस लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है तो लिख लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी पी नहीं है, पी ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ये तो क्योंकि ये भी पी ई सब यही चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, यू से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है।
तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी यू ही लिख देता हूँ मैं, यू मैक्सिमम होगा और कितना होगा यू, तो पी ई, ठीक है, यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ई, क्यों, माइनस पी डॉट ई फॉर्मूला है, थीटा कितना है इस केस में, इस केस में थीटा कितना है, देखो इस केस में थीटा कितना है, इधर थीटा 0 डिग्री है और इस केस में थीटा 180 डिग्री है, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो पी ई -1 यानी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो पी ई ये मैक्सिमम है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल सिर्फ स्टेबल और अनस्टेबल नाम से ही आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। थीटा इक्वल्स टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है दोनों इक्विलिब्रियम। अच्छा, और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, अब टॉर्क की बात कर रहा हूँ, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल्स टू 90 या 270 पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा इक्वल्स टू 180 पे, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, इसको थोड़ा सा रिपीट करना है, पिछला वाला लेक्चर भी, क्योंकि अब हमको थोड़ा सा डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा अच्छे आ रहे हैं, तो आपको बार बार रिपीट करना है, तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो आप उस पर कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। और पुराने लेक्चर्स अगर नहीं देखें, कुछ बच्चे क्या डायरेक्ट नहीं वो सब चीज़ें तो जानते हैं, तो उनको भी गड़बड़ होगी, और न्यूमेरिकल्स को ढंग से फॉलो करें, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के जो मैं अलग से लेक्चर डाल रहा हूँ वो जनरली करें, ठीक है, उसमें एसएल अरोड़ा तो चलेगी, और साथ में अरिहंत जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अरिहंत वाली बुक भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमको चैप्टर्स को कवर करना है धीरे धीरे, और फिर आपको आगे बढ़ना, ठीक है। थैंक यू।